जय हिंद साथियों। विराट ज्ञान में अपना स्वागत है। साथियों, पिछला सेट जो मैंने डाला था प्रैक्टिस सेट टू का ए डाला था, अभी मैं 2 का बी डाल रहा हूं, अर्थात उसमें 1 से 75 क्वेश्चन लिए थे, यहाँ पे 75 से 100 क्वेश्चन ले रहा हूँ, 25 क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यह समझते हो कि सक्षमता परीक्षा 2 बहुत जल्द होने वाली, इसलिए हम लोग प्रयासरत रहें, हम लोग तैयारी करते रहें। चलिए यहाँ पे है 76 नंबर का सवाल है, भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम है, मतलब घटता क्रम क्या है, सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है, उसके बाद कौन मिट्टी है, उसके बाद कौन मिट्टी है। तो ए में है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। बी में है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। साथियों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सबसे पहले सबसे ज्यादा जो है वो जलोढ़ मिट्टी है, उसके बाद लाल मिट्टी है, उसके बाद काली मिट्टी, उसके बाद लेटेराइट मिट्टी है, इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 77 नंबर है, सागर जल का तापमान गहराई के साथ सामान्यतः, सागर जल का तापमान गहराई के साथ सामान्यतः बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, घटता बढ़ता है। साथियों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सागर जल का जो तापमान है वो गहराई के साथ घटते जाता है, वो गहराई के साथ घटते जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। बहुत अच्छा सवाल है, देखिए, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है। साथियों, ये पृथ्वी हमारी है, और ये पृथ्वी ये हो गया आपका एक तरह से एक्सिस मान लीजिए, और ये विषुवत रेखा हो गया। विषुवत रेखा को 0 डिग्री कहते हैं, और यहाँ से जो केंद्र पर जो है, जैसे मान लीजिए आलू जो काटते हैं, आलू को ऐसे करके काट लीजिएगा तो ये केंद्र हो गया। केंद्र पर जो कोण बनता है उसे उसी से मापा जाता है, तो ये अक्षांश कहलाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये समांतर रेखाएं, ये चारों तरफ घूमी हुई रहती है, अक्षांश है ये। और यहाँ आकर के तो यहाँ अक्षांश जो है, इसको विषुवत रेखा को 0 डिग्री कहते हैं, लेकिन 23.5 डिग्री जहाँ पे होगा वो कहते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री। तो ये केंद्र पर बनेगा 23.5 डिग्री, 23/1/2, ये कर्क रेखा है, ऐसे करके केंद्र पर। और दक्षिणी में आइएगा, दक्षिण में यहाँ से जो होगा, यहाँ से दक्षिण में जो होगा ये कहा जाएगा मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री पर है। तो इसका मतलब है, और यहाँ पे आइएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, चूंकि यहाँ से लीजिएगा अगर दीदी तो ऐसे 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये अक्षांश जो होता है वो अक्षांश जो है, ये एक तरह से का ये इधर से ये 0 डिग्री पर है, यहाँ से भी 90 इधर और 90 इधर, तो ये बात अलग है। लेकिन देशांतर रेखा, इसी को कहते हैं लेटीट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड पर आते हैं, लॉन्गिट्यूड अलग चीज है। यहाँ पूछा जा रहा है, यहाँ जो है साथियों, यहाँ पूछा जा रहा है, यहाँ लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है। ये पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी का ये हो गया आपका एक तरह से का ये ध्रुव है, ये एक तरह से का ये नॉर्थ पोल, और ये हो गया साउथ पोल। अब यहाँ जैसे ये जो मैंने ध्रुव के चारों तरफ से है ना, ध्रुव एक तरह से कहिए इस प्रकार से, ठीक है, उसमें क्या था कि समांतर रेखाएं थी, वो इस प्रकार से जा रही थी, अक्षांश रेखाएं इस प्रकार से जा रही, वो समांतर रेखाएं, लेकिन ये समांतर नहीं है, ये ध्रुव पर मिल जाती है, और दोनों के बीच में 4 मिनट की दूरी होती है। दोनों मिनट के समय की जो है सो 4 मिनट होती है। लेकिन अगर यहाँ तो दूरी कम है, लेकिन विषुवत रेखा पर जब आइएगा तो यहाँ 111, लगभग 111 पॉइंट में होता है, अर्थात 111 के लगभग में आपका जो है किलोमीटर हो जाता है। यहाँ पे बीच में आप आइएगा तो ये 4 मिनट की दूरी होती है। लेकिन यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि तो ये जो ग्रीनविच जो है, ग्रीनविच से ये पार करती है 0, है ना, 0 जो है यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस जो ग्रीनविच से पार करती है। अब यहाँ से 180 इधर और यहाँ से 180 इधर, तो यहाँ से जैसे आप पीछे आइएगा तो यहाँ 4 मिनट बढ़ते जाएगा, लेकिन इधर जाइएगा 4 मिनट बढ़ते जाएगा। तो अब अगर यदि कहा जा रहा है क्वेश्चन कि कौन सी किसको पार करने पर एक दिन जुड़ जाता है साथियों, तो ये जो आप देख रहे हैं, देखिए डी ऑप्शन का 180 अंश देशांतर, मैंने 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूर्व, मैंने ये पश्चिम हो गया, पश्चिम से पूर्व जाइए, ये पश्चिम से पूर्व जा रहे हैं। यहाँ जैसे हम पार कर जाएंगे 180 देशांतर, मैंने सबसे लास्ट वाला, तो एक दिन जुड़ जाएगा। यही ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए 79 का देखते हैं साथियों। 70 में भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है। कन्याकुमारी अंतर्द्वीप, कालीमियर पॉइंट, बीकानेर द्वीप पर स्थित इंदिरा पॉइंट, त्रिवेंद्रम में स्थित कोवलम। देखिए यही इंदिरा पॉइंट है। भारत की जो मानचित्र आप देखिएगा, देखिए भारत की मानचित्र आप जैसे लीजिएगा, ठीक है, तो इसे थोड़ा सा इस नहीं बढ़िया से बन पाया, ठीक है, चलिए हटाइए। तो यहाँ जो देख रहे हैं आप, दक्षिणतम बिंदु यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो यहाँ इंदिरा पॉइंट है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है, इसीलिए ये बीकानेर द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर अस्थायी वाला कहिएगा, स्थलीय, तो ये कन्याकुमारी सबसे दक्षिणतम है, स्थलीय में आइएगा तो कन्याकुमारी है। और उसके बाद अगर यदि आप जाना चाहते हैं उत्तर बिंदु में, तो उत्तर बिंदु में इंदिरा कोल है, ये लद्दाख में है, उत्तर बिंदु में आपका इंदिरा कोल है, इंदिरा कोल उत्तर में है आपका इंदिरा कोल।
ये लद्दाख में जाकर के है, उत्तर में। अब पूर्व में अगर यदि आइएगा तो किबुदु है, पूर्व में आइएगा अरुणाचल प्रदेश में तो किबिथु ये अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिम में अगर आते हैं तो पश्चिम में है गोरमोता ये है आपका गुजरात में। तो कुल मिलाकर के चारों दिशा की जो है सबसे अंतिम पॉइंट भारत का यही है। चलिए अगले सवाल है साथियों, अगला सवाल है बहुत अच्छा, देखिए बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है, कहाँ है तो ये कर्नाटक में, याद कर लीजिए। अधिकांश मौसमी घटनाएं में उत्पन्न होती है, कहाँ उत्पन्न होती है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, आयन मंडल, क्षोभ मंडल में होती है। जरा से गौर कीजिए, ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर में क्षोभ मंडल है, सबसे ऊपर में क्षोभ मंडल है, ठीक है। और इसको जान लीजिए, ये है आपका विषुवत रेखा, ये ध्रुव है, ये ध्रुव है, ध्रुव पर इसका 8 किलोमीटर है, ध्रुव का 8 किलोमीटर, और अन्य जगहों पर 12 किलोमीटर है ऊंचाई, ये सबसे सघन वायुमंडल है यहाँ पे। और विषुवत रेखा पर है 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर ऊंचाई है। और उसके बाद इसका ये जो अंतिम लेयर है, यही अंतिम जो पतली जो लेयर है, इसी को कहते हैं क्षोभ सीमा, ये क्षोभ मंडल की सीमा है। उसके बाद यहाँ से यहाँ 50 किलोमीटर तक है आपका समताप मंडल। तो जो भी मौसमी घटनाएं होती है, अधिकांश मौसमी घटनाएं मतलब बादल गिरना, बारिश होना, आंधी आना, तूफान आना, जो भी होगा वो सब यही होगा क्षोभ मंडल में। इसीलिए जो भी प्लेन जो चलाते हैं, पायलट जो है, वो इसमें कोई भी वायुयान को उड़ाना नहीं सही समझते हैं। वो जब भी उड़ाएंगे तो जो टेक ऑफ करेंगे, टेक ऑफ करके सीधे आ जाएंगे समताप मंडल में। समताप मंडल में ही चलना वो सुरक्षित समझते हैं, यहाँ पे कोई क्षोभ घटनाएं नहीं था, हवा हुआ कुछ नहीं चलेगी। इसके ऊपर है आयन मंडल, इसके ऊपर फिर आयन मंडल है। और जो आयन मंडल में क्या है, जैसे मोबाइल से जो बात करते हैं तो यहाँ आयन के कारण ही जो भी रेडियो तरंग है वो पूरा फिर पृथ्वी पर लौट आती है, अगर नहीं तो सीधे आसमान की ओर चल जाती है, फिर हम लोग मोबाइल रेडियो सब कुछ नहीं सुन पाते, दूरदर्शन कुछ नहीं देख पाते। तो चलिए कहाँ होती है सब मौसमी घटनाएं, तो क्षोभ मंडल में, इसको याद कर लीजिए। आइए अगला सवाल है साथियों 82 का, देख लीजिए, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना होगा। चंबल नदी में जाना होगा, चंबल नदी, ये जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ घड़ियाल बहुत अच्छा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, ये भारत और पाकिस्तान है। देखिए ये भारत और पाकिस्तान है, भारत और चीन का है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। और एक चीज़ जान लीजिए, भारत और ये श्रीलंका का है रेड क्लिफ रेखा, नहीं ये पाक जलडमरू मध्य, श्रीलंका का पाक जलडमरू मध्य, इससे अलग होती है भारत और श्रीलंका। और रेड क्लिफ से भाई पाकिस्तान, मैकमोहन से भारत और चीन, बस याद कर लीजिए, इसी वही पूछता जाता है, बार बार पूछता है इसको। चलिए बिहार में चूना पत्थर और पायराइट का सबसे विशाल भंडार किस जिले में है, ये रोहतास में साथियों, इसको याद कर लीजिए, रोहतास में है। ये कहाँ है, ये रोहतास में है। चलिए लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा डायरेक्ट उसका मंत्रालय जो है कंट्रोल में रहता है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था, ये 1990 में पारित किया गया था। चलिए 1990 में पारित किया गया था, ये सब दिमाग में रखिए। आइए निम्नलिखित में से कौन एक राजनीति स्वतंत्रता नहीं है, मतदान की स्वतंत्रता, विचरण की स्वतंत्रता। विचरण की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार हमारे संविधान में 12 भाग 3, देखिए भाग 3 और अनुच्छेद आर्टिकल कितना है 12 से 35 तक इसका दर्ज है, मैंने मौलिक अधिकार है ना। मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है सो आपका आता है विचरण, मैंने घूमने की स्वतंत्रता, बोलने की, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ये सब स्वतंत्रता आपका 12 से 35 में दर्ज है। इसीलिए ये आपका क्या हो गया, ये विचरण की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में आता है, ये राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। उसके बाद मतदान की स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता है। चलिए अगले सवाल की ओर बोलते हैं साथियों, यहाँ देखिए सवाल पूछ रहा है, राजनीति किसी धर्म से अलग नहीं हो सकती, या किसने कहा था, ये गांधी जी कहे थे, राजनीति किसी धर्म से अलग नहीं हो सकती। लेकिन धर्म मतलब गांधी जी क्या करते थे, नैतिक विचार, नैतिक कर्तव्य जो हमारा होता है। ऐसा नहीं कि मंदिर में जाके पूजा करते रहिए, मस्जिद में जाके माथा टेकते, वो नहीं। गांधी जी का मानना था कि नैतिक कर्तव्य या नैतिक विचार जो आपके अंदर है उसके बिना आप जो है राजनीति नहीं कर सकते, और राजनीति भी नैतिक विचार से चलता है, इसीलिए अच्छी राजनीति करती। ऐसा नहीं कि सीबीआई ईडी लगा करके किसी को जेल में डाल दी, ये नहीं होना चाहिए। चलिए इसीलिए हो गया। अब है 89 में, भारत में निम्न से कौन सी संसद की वित्तीय समितियां हैं, तो लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, सरकारी उपकरण समिति, ये सभी है, ये सभी आपका आ जाएगा। 89 का डी हो जाएगा, 89 का डी। चलिए 89 हो गया। अब आ जाइए 90 में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा अपना प्रतिवेदन निम्न से किसे देता है, लोकसभा अध्यक्ष को,
राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति महोदय के देते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को किस वर्ष तक बढ़ाकर किया गया है? मार्च 2026 तक कर दिया है साथियों। मार्च 2026 तक इसको बढ़ा करके कर दिया गया है। आइए अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, देख लीजिए 92 का, है ना। जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? अनुदान एवं प्रत्यक्ष करों का आधिक्य, मूल्यह्रास और प्रत्यक्ष करों का अनुदान का आधिक्य, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। चलिए 93 साथियों, 93 देख लीजिए। नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? देख लीजिए, हॉब्स, लॉक, हीगल, रूसो, है ना, किसके द्वारा किया गया था? निश्चित है साथियों, लॉक द्वारा किया गया था। ये जो है सो लॉक द्वारा किया गया था। अर्थात नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? ये लॉक द्वारा किया गया था, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। इसका पूरा नाम था जॉन लॉक, जॉन लॉक। चलिए अब देखिए सवाल आ जाता है साथियों, वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहां व्यावसायिक गतिविधि में एक सामान्य मंदी होती है, उसे कहा जाता है संरचनात्मक, चक्रीय, प्रतिरोधात्मक, प्रच्छन्न। बी ऑप्शन होगा, चक्रीय बेरोजगारी इसको कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी। चलिए, सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है, ये तो साधारण बात है साथियों। प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाता है। इसे मान लीजिए 1.5 करोड़ हमारी 150 करोड़ है हमारी जनसंख्या, 1.5 अरब, और जितना कुल जो है सो सकल आय हुआ है ना, उसे कुल व्यक्ति जनसंख्या से भाग दे दीजिए, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा कि 7,000 महीना है कि 6,000 महीना है कि सालाना, जो भी निकालना चाहिए वो निकल जाएगा। आइए, एक प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण पर बिंदु M पर आपतित होती है, जैसे अवतल दर्पण ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है, और M पर आपतित होती है, आपतित हो गई M पर। उसके बाद कह रहा है अब किरण बिंदु M को वक्रता केंद्र से मिलानी, कि बिंदु M जो यहाँ से है वक्रता केंद्र C को मान ली मिला रहे हैं, और ये जो है सो कह रहा है मिलानी रेखा 10 डिग्री कोण बनाती है। तो किरण के कोण पर परावर्तित होगी, कितने कोण पर परावर्तित होगी? तो निश्चित है जितना सही आई उतने से ही जाएगी, है ना, तो 10 से जाएगी, 10 से, इसलिए ए ऑप्शन होगा, 10 से ही जाएगी। चलिए अब देखिए सवाल, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा लगाया जाता है, क्या चुंबक द्वारा लगाया जाता है? चुंबकीय रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र, ध्रुव, चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय क्षेत्र, ध्रुव, चुंबकीय पदार्थ, अर्थात क्या कहलाता है? जहां बल लगाया जाता है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। आइए 98, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी नीचे रहती है और बदलते रहती है, ऊंची होती है और बदलती रहती है, ऊंची अस्थाई होती है, नीचे अस्थाई होती है। कौन सा होगा? 98 का साथियों, ऊंची और बदलती रहती है, थोड़ी ऊंची और बदलती रहती है ना, थोड़ी ऊंची होती है और यह आभासी स्थिति बदलती रहती है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं। चलिए आज ये साथियों 99 का देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में कुल परिवर्तनीय लागत डिवाइडेड बाय उत्पादन की इकाइयां क्या कहलाती है? बराबर कितना होता है? औसत निश्चित लागत, औसत उत्पाद, कुल उत्पाद, औसत परिवर्तनीय लागत। डी ऑप्शन आपका होगा, औसत परिवर्तनीय लागत। भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, बंधन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडसडेंड बैंक, है ना, तो बी ऑप्शन होगा, इंडियन ओवरसीज बैंक। जैसे कि यूको बैंक, कैनरा बैंक, SBI, इंडियन ओवरसीज बैंक, जो भी बैंक आप देख रहे हैं ये सब, है ना, ये सब सारा जो है सो आपका सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसलिए चलिए साथियों, ये 50 क्वेश्चन अब अगले वीडियो में लेकर के मैं दे रहा हूँ। समय कम रहने के कारण मैं 25 क्वेश्चन इसमें लिया और थोड़ा सा वीडियो भी बड़ा हो जाता था, इसलिए वीडियो थोड़ा छोटा हो रहा। चलिए नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं, यह विश्वास रखते हुए कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप लाइक का बटन जरूर दबाए होंगे, सब्सक्राइब भी किए होंगे, साथियों का शेयर भी किए होंगे। चलिए नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं साथियों। जय हिंद साथियों, जय भारत।